Good morning, dear students. Once again, myself Harish Kangbar, and I welcome you all on my channel. And today I'm going to start chapter 4, The Last Queen of France. So let's begin this chapter, and before moving forward, this is my request to everyone, please subscribe the channel and press the bell icon. Okay, so we have to learn some points in this chapter. The November Revolution in Russia, singing of the Magna Carta, the French Revolution, the American Declaration of Independence, the American Civil War. So these are the points we have to learn in this story. Okay, so it is something very unclear, but I will try to explain it. And you can look into your books. Okay, so I read it and you can look into your books. November 2, 1755. Empress Maria Theresa of Austria has given birth to her 15th child. एम्प्रेस मैरिया थ्रेसे जो ऑस्ट्रिया की थी, उन्होंने 15वें बच्चे को जन्म दिया है. द न्यू बॉर्न इज क्रिश्चियन मैरी एंड व्हाट इज दिस एमनीशिया जोसेफा जोआना, जो भी इनका नाम होगा क्लियरली आप देख लेंगे, वो उसका नाम रखा गया नए बच्चे का. ठीक है. And what happens? Meanwhile, in 1756, Maria Theresa of Austria and the Louis XV of France confer with each other at the Versailles. The enemy is now a friend. अब 1756 में क्या होता है? मैरिया थेरेसा जो ऑस्ट्रिया की क्वीन थी और लुई 15 जो फ्रांस के एक राजा थे, वो आपस में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं. इट मीन्स आपस में कुछ संधि करते हैं. द एनिमीज इज़ नाउ अ फ्रेंड. अब वो जो दुश्मन थे उनके वो फ्रेंड बन जाते हैं. तो इन दोनों में आपस में बातचीत होती है. वी मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस, इन फैक्ट अ क्लोज एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट ईच अदर एंड फॉर पीस. तो आपस में इन दोनों क्या बातचीत होती है? तो क्वीन बोलती है कि हमें आपस में एक बैलेंस बनाना चाहिए और एक आपस में एक एसोसिएशन बनाना चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें एंड पीस आए, शांति आए समाज में. वी मस्ट स्टॉप द प्रुशियंस इन देयर ट्रैक्स, और हमें प्रुशियंस को ट्रैक में रोकना पड़ेगा, अपने रास्ते में रोकना पड़ेगा. ओके, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. उसके बाद जो लुई 15 हैं वो अपनी बात रखते हैं और वो क्या बोलते हैं? आमीन, लेट देयर बी, और ये समझ में नहीं आ रहा क्या है. परफेक्ट फ्रेंडशिप ऐसा कुछ होगा. कहते हैं ठीक है ऐसा ही हो और हम आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं. माई टेरिटरीज इन द अमेरिकन्स, एंड ये क्या लिखा है? मस्ट बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम द इंग्लिश विद योर हेल्प. तो लुई 15 कहते हैं कि आपकी हेल्प से जो हमारे टेरिटरीज़ हैं अमेरिका में, उनको बचाया जाए इंग्लिश से, मतलब इंग्लैंड के लोगों से. तो इनके आपस में ये बातचीत होती है. तो यहाँ तक ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी. अब यहाँ से आगे चलते हैं. एज द वॉर वेज्ड ऑन, मैरी वॉज ग्रोइंग अप टू बी अ वुमन ऑफ टेस्ट एंड ग्रेट फ्री विल. तो जैसे वॉर रुक चुका था, या यूँ कहें थोड़ा बहुत चल रहा था, तो मैरी बड़ी हो रही थी, वो एक वुमन बन रही थी. मेरी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड थी उसकी बात हो रही है. और तो उसे एक्सक्यूजिव टेस्ट बहुत पसंद था, अच्छा लगता था उसे खाना पीना. एंड ग्रेट फ्री विल, और वो फ्री विल वाली लेडी थी, उसे फ्री रहना अच्छा लगता था. तो वो क्या बोलती है? आई विल नॉट लीड लाइफ अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ मैन, बट आई शैल लिव ऑफ माई ओन विल, आई शैल डाई टू ऑफ माई ओन विल. क्या कहती है कि मैं एक ऐसी लाइफ को नहीं फॉलो करूँगी जिसमें सिर्फ इंसानों की चलती हो, आदमियों की चलती हो. ठीक है, मैन की. मैं अपनी इच्छा से जीऊँगी, अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी और अपनी मर्ज़ी से मरूँगी. तो ये किसका कहना था?
ये मैरी का कहना था। द वॉर एंड्स बट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया कंटिन्यू टू बी एलीज। वॉर तो ख़त्म हो जाता है लेकिन फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया ये दोनों अलाइज बन जाते हैं। अलाइज मीन्स आपस में फ्रेंड रहते हैं, इनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, तो लुई 15 क्या बोलते हैं, लेट अस कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स, आई आस्क फॉर द हैंड ऑफ यंग मैरी फॉर माई ग्रैंडसन। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो हम दोनों दोस्त रहते हैं आपस में, यानी फ्रांस की जो क्वीन थी, ऑस्ट्रिया की क्वीन एंड ये फ्रांस के लुई 15। तो लुई 15 ने मैरी का हाथ मांगा क्वीन से और कहते हैं चलो हम दोस्त बन जाते हैं, और मैं अपने पोते के लिए, अपनी नाती के लिए यंग मैरी का हाथ मांगता हूँ शादी के लिए। तो क्वीन ने भी कह दिया, इट वुड बी माई प्लेजर सर, सो इट शैल बी। तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम ऐसा ही करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब लुई 15 अपने लोगों से कहते हैं इंक्रीज द टैक्सेस, कि टैक्स बढ़ा दिए जाएं पब्लिक पे। द रैचड पीजेंट्स मस्ट पे फॉर द अपकीप ऑफ देयर कंट्री। और क्या बोलते हैं, जो रैचड यानी निकम्मे किसान लोग हैं छोटे मोटे, इनको अपने देश को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए टैक्स तो ज़्यादा से ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये तो राजा अच्छा नहीं है जो अपने लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए बोल रहा है। तो लोग क्या कहते हैं, बट सर द वॉर हैज़ ruined द कंट्री। कहते हैं सर लड़ाई से तो देश पहले ही तबाह हो चुका है। देयर इज हार्डली एनी फूड फॉर हैप्पीनेस। अब तो खुश रहने लायक ही मुश्किल से कोई फूड नहीं बचा है कंट्री में। तो राजा क्या बोलते हैं, वेल वी मस्ट प्रिपेयर टू विन अनदर बैटल अगेंस्ट द इंग्लिश एंड द सेक्रीफाइस ऑफ द लाइफ्स ऑफ अ फ्यू यूजलेस पीजेंट्स शैल नॉट बी ग्रेव सिन। क्या बोलते हैं, जो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड से एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो ये बेकार किसान हैं छोटे मोटे, इनको कोई पाप नहीं लगेगा मरने में, अगर ये मर भी जाएंगे लड़ाई में तो। और बोलते हैं डू एज आई आस्क यू, और जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। तो इसका मतलब इनकी जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आगे क्या होता है, इट इज़ 1770 हो चुका है। मेरी कम्स टू फ्रांस फॉर हर वेडिंग। तो मेरी आती है शादी के लिए फ्रांस में, मतलब लुई के नाती से शादी करने के लिए। शी इज़ द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ यूरोप, बट शी इज़ नॉट ट्रीटेड काइंडली बाय हर अडेप्टेड होम। वो क्या सोचती है कि मैं यूरोप की सबसे पावरफुल वुमेन की बेटी हूँ, बट मुझे अच्छे से यहाँ पर काइंडली ट्रीट नहीं किया गया। हर हस्बैंड इज़ अ क्वाइट रिक्लूसिव एंड वेल रेड मैन, कि इसका जो हस्बैंड है होने वाला, वो बहुत शांत चुप रहने वाला इंसान है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। मैरी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो विवेशियस। तो मैरी सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, वो विवेशियस भी है। विवेशियस मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट में रहने वाली, हमेशा जोश में रहने वाली, और वो लड़का बड़ा शांत टाइप का था। शी रिजेंबल्स द स्कैंडलस मैडम डी पम्पेडर दो शी इज़ एन अरिस्टोक्रेट। तो उसने क्या सोचा कि मैं नहीं, ये जो लड़की है कोई कोर्ट में शायद ये बोलती है कि ये तो एक स्कैंडलस मैडम की तरह लगती है, बट एक एरिस्टोक्रेट है। एरिस्टोक्रेट मतलब एक राजसी वंश से ताल्लुक़ रखने वाली है, फिर भी ये दिखावा करने वाली क्यों बन रही है। तो यहाँ पर ये प्रिंस है, शायद ये क्या बोलता है, शी मस्ट क्विकली लर्न आवर वेज एंड मैनर्स सो दैट शी इज़ एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी। तो प्रिंस राजकुमारी के लिए बोल रहा है कि उसे हमारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, जिससे कि हम उसे अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकें। बट मैरी को तो पहले से ही पसंद नहीं था कि वो किसी इंसान के, किसी आदमी के कहने पर चले, उसकी सनक के अनुसार काम करे। वो तो खुद ही चाहती थी कि मैं अपनी इच्छा से जीऊँगी एंड अपनी मर्ज़ी से मरूँगी। तो ये इसको हुक्म देने वाला कौन होता है। तो फिर क्या होता है इधर, लुइस वॉज बिजी लर्निंग लॉक मेकिंग
Mary, who had a close family and was well versed in dance and music, led her life partying and buying clothes. तो लुइस तो था वो लॉक मेकिंग में बिजी था। मेरी वो तो एक क्लोज फैमिली की तरह अच्छे से डांस करना सीखती थी और उसे म्यूज़िक पसंद था। अपनी लाइफ में उसे पार्टी और कपड़े खरीदना बहुत पसंद था। हर फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न इन 1778 एंड इन 1786। तो मेरी का पहला बच्चा 1778 में और 1786 में हुआ। मैरी वॉज द मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन और मैरी के 4 बच्चे हुए। द फोर्थ चाइल्ड हैड डाइड एट बर्थ। लेकिन जो चौथा बच्चा था वो बर्थ के टाइम पे मर चुका था। तो इधर ये क्या होता है, ऑल हेल द किंग, सभी लोग कहते हैं महाराज की जय हो। यहाँ पर कौन से महाराज आ चुके हैं, तो शायद ये राजा बन गया होगा। आगे क्या होता है, इधर से ही पढ़ते हैं। मीनवाइल इन 1774 लुइस 16th, a quiet and reclusive prince ascends the throne of France। अच्छा, पहले इधर होता है कि 1774 में जो लुइस 16th है, जिससे शादी हुई थी मैरी की, वो सिंहासन पर बैठता है। इट वॉज आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर अ स्ट्रैपिंग प्रिंस, अ लर्नेड मैन एंड अ डिवोटेड हस्बैंड हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसका जो बड़ा भाई था वो स्मॉल पॉक्स से मर चुका था और उसके बाद लुइस 16th आया और उसने शादी की। शादी के बाद बच्चे हुए 4, जो ऊपर हम बोल चुके हैं। फिर यहाँ पर कोई क्या बोलता है, आई वुड लाइक टू अश्योर द कांग्रेस ऑफ माई फ्रेंडशिप, आई होप दैट दिस विल बी फॉर द गुड ऑफ आवर 2 नेशंस। यहाँ पर शायद कोई राजा है, एक दूसरे राजा से बोलता है कि हम चाहते हैं कि आपस में फ्रेंडशिप कर लें और ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा। तो इधर से ये राजा बोलते हैं, योर मेजेस्टी कैन काउंट ऑन द ग्रेटफुलनेस ऑफ कांग्रेस एंड ऑन इट्स फेथफुलनेस इन द एंगेजमेंट्स दैट इट इज़ अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है और अच्छा लगेगा हम अगर आपस में कांग्रेस बनाएंगे, यानी आपस में एक जैसे हो जाएंगे, तो हम एक साथ वफादारी, एंगेजमेंट और अंडरटेकिंग लेंगे। फिर आगे क्या होता है, इट इज 1778 मार्च 20 द कोर्ट ऑफ लुइस 16 इन वर्सेल्स। वर्सेल्स में लुइस 16 अपने कोर्ट में मौजूद थे 1778 में। 2020 में नहीं, ये 2000 कुछ रहा होगा। मार्च 20 है, ठीक है। द हीरो ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन बेंजामिन फ्रैंकलिन, द साइंटिस्ट एंड डिप्लोमेट, मीट्स लुइस 16 एट हिज कोर्ट इन वर्सेल्स। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका नाम सुना होगा, एक अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, एक डिप्लोमेट थे, साइंटिस्ट थे, और लुइस 16 से मिलते हैं उनकी कोर्ट में। इन 1776 द यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। 1776 को यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। फ्री हो चुका था अमेरिका 4 जुलाई 1776 को। एंड इधर क्या होता है, ओ लॉर्ड आई हैव लॉस्ट माई ऑनर इन फ्रांस। तो क्या बोलती है कि मैं अपना ऑनर खो चुकी हूँ फ्रांस में। ये कौन लेडी है, ये है मैरी अटॉइनेट, हैड अर्नड अ टेरिबल रेपुटेशन एज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। मैरी अटॉइनेट शायद एक लड़की थी और बहुत पैसे उड़ाने वाली लड़की थी। इन 1786 अ हॉरिबल स्कैंडल ब्रोक आउट। 1786 में एक बड़ा स्कैंडल हुआ। अ कॉन वुमन हैड कॉन्ड कार्डिनल रोहन ऑफ फ्रांस to buy a necklace worth 2 million livres for Mary Antoinette from the jewelers Boehmer and Bassange for forging the Queen's letter। ये क्या होता है, कौन वुमन होती है, उसने कार्डिनल रोहन को कौन किया, मतलब उसके साथ चीटिंग की कि 2 मिलियन लिब्रे का एक नेकलेस खरीद के दो मैरी एटोइनेट के लिए, और बोहमर और बैसेंज नाम के ज्वेलर्स थे उनसे, और बाई फोर्जिंग क्वींस लेटर, क्वीन के लेटर को फोर्ज करके। इवन दो द रिविलेशन ऑफ द स्कैम इम्प्लीकेटेड कार्डिनल रोहन एंड द कॉन वुमन। अब ये स्कैंडल हुआ तो इनका रिविलेशन भी हुआ, लोगों के सामने बात आ गई कि इन दोनों ने मिलकर क्या किया है।
द पीपल ऑफ फ्रांस डिड नॉट वांट टू बिलीव दैट द क्वीन वाज इनोसेंट। अब लोगों को यह यकीन नहीं हुआ कि जो क्वीन है वो इनोसेंट है। एट द ट्रायल वेयर रोहन वॉज चार्ज विद लेस मेजेस्ट्री और डिसरिस्पेक्ट टू द क्वीन, द चार्जेस कुड नॉट बी प्रूव्ड। और रोहन नाम का जो लड़का था उसे डिसरिस्पेक्ट ऑफ द क्वीन इल्ज़ाम उस पर लग गया, लेकिन वो इल्ज़ाम कभी प्रूव नहीं हुए। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। इस स्टोरी में आगे सब कुछ रिवीलेशन होगा कि स्टोरी कैसे कैसे चल रही है और लास्ट में क्या होता है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।